आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। मस्त नौकरी है, नाबार्ड की वैकेंसी है, ना तो कोई उम्र की सीमा है, यानी कि लगभग यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है सभी के लिए एलिजिबल है। यानी जो भी छात्र यहाँ बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। 35 साल तक का एज क्राइटेरिया दे दिया गया है, आवेदन करते रहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी कोई जरूरत नहीं है, तो अनुभव का भी कोई बंधन नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल आपको अप टू डेट करने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन इसका आउट कर दिया गया है आज, यानी कि 15 सितंबर को। आप इसको आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल इसके आवेदन करने की जो प्रक्रिया आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका फॉर्म भर के भी आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या देख सकते हैं यहाँ पे 4 DA 2022-23 की रिक्रूटमेंट है। ये वैकेंसी है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, यानी कि नाबार्ड की वैकेंसी है। बिल्कुल एज इट इज जो इसका एग्जाम पैटर्न है ना, ये आपका बैंकिंग सेक्टर की तरह है। यानी कि जो छात्र बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आसान होगा परीक्षा देना। लेकिन तथ्यों को समझते हैं, यहाँ की कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन कर सकते हैं, क्या सैलरी मिलेगी और कब से कब तक लास्ट डेट है और एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो भी अपडेट दिए गए हैं हम आप तक साझा कर रहे हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी छात्र इसको देख रहे हैं। तो वैकेंसी है दोस्तों दो तरह की। पहला वैकेंसी है असिस्टेंट डेवलपमेंट का और दूसरा है असिस्टेंट डेवलपमेंट इन हिंदी का। दो तरह का ये पोस्ट है जो कि वैकेंसी कुल निकाली गई है। अगर बात करें तो 177 पदों की टोटल ये वैकेंसी है। 15 सितंबर से आप इसको आवेदन कर सकते हैं, 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो डेट मेंशन कर दिया गया है पहले ही यहाँ पे, और 6 नवंबर आपकी एग्जाम की तिथि है। तो बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ साफ साफ चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं आपको। और यहाँ पे आपको बता दें कि 6 नवंबर की तैयारी के लिए आप अपनी तैयारी भी अभी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि मेंस का जो पेपर होता है, ये आपके इसके ठीक 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद अपडेट किया जाता है। एक्चुअली 15 दिन में इसका रिजल्ट दिया जाता है और 1 महीने के आसपास जो होता है आपका इसका डेट भी दे दिया जाएगा। यानी कि नवंबर में अगर आपका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, तो मेंस दिसंबर में होने की संभावना होगी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो वैकेंसी है, ये जोन वाइज वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। अब जोन वाइज वैकेंसी कहने का मतलब है कि हर एक स्टेट में, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक स्टेट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो बिहार वाले छात्र भी देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी दी गई है। और ये चूंकि देखिए ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है, और ये कुल मिला के यहाँ से 173 पोस्ट यहाँ पे जो कि डेवलपमेंट असिस्टेंट का पोस्ट है, और एक डेवलपमेंट असिस्टेंट इन हिंदी का जो पोस्ट है इसके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जो कि पोस्ट है 4 यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सिर्फ 4 स्टेट में अप टू डेट की गई है। तो कुल मिला के 177 पदों की दोनों वैकेंसी है जो कि यहाँ से अप टू डेट की गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, यानी कि एज क्वालिफिकेशन यहाँ से काउंट किया जाएगा 1 सितंबर 2022 से, चूँकि ये सितंबर में वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे आपका उम्र का सीमा जो है 21 से लेकर 35 साल तक है। यानी कि कोई एज का यहाँ तक अगर देखें हम बात करें तो उम्र की सीमा लगभग, देखिए बैंकिंग वाले जो छात्र होते हैं ना 28 साल तक फॉर्म भरते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो 35 साल कर दिया गया, तो उम्र का सीमा समझिए कि आपके लिए वो खत्म है। इसलिए मैंने थंबनेल पे भी ये लिखा है टैगलाइन एक। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 21 से लेकर 35 साल तक आपका उम्र सीमा होना चाहिए। और ये कैंडिडेट जो है आपको 2 सितंबर 1987 के पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और ना ही 1 सितंबर 2001 के बाद के बॉर्न होने चाहिए, यानी कि जन्म उनका ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में ही होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, यानी कि 35 साल के होंगे। बाकी जितने भी कैटेगरी है उन कैटेगरी में आप जितने भी छात्र आते हैं उन सबको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट रूल, यहाँ से अपडेट आपको किया गया है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो आप जो छात्र यहाँ पे बैचलर डिग्री किए हैं किसी भी डिसिप्लिन में विद द 50% मिनिमम मार्क्स। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 चीज़ें रखी गई है। ये 50% मार्क्स किसके लिए है, तो जो छात्र यहाँ पे SC ST और PWD कैंडिडेट हैं और एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे 50% डिग्री मार्क्स में रखा गया है। तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं इन एग्रीगेट और पॉजेज द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पास आउट होना जरूरी है, और ये 50% का एग्रीगेट आपका होना जरूरी है। एग्रीगेट और एवरेज अलग चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। एवरेज यानी कि टोटल मिला के जो आपका 3 साल का जैसे डिग्री हुआ तो 3 साल का एवरेज मिला के जो आपका हर साल का जो होता है आपका नंबर मार्क्स जोड़कर उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो एवरेज मार्क निकलता है वो आपका परसेंटेज एवरेज होता है। लेकिन एग्रीगेट क्या होता है, हर साल का आपका जो परसेंटेज निकाला गया हो, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन है 60% है, फिर सेकेंड ईयर में 62% है, थर्ड ईयर में 70% हो गया, तो उन तीनों का एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है। तो वो भी आपको बताना है, वो 50% से ऊपर होना चाहिए। और 60% जो है यहाँ पे जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उनका होना चाहिए। आगे दिया गया है, ये अप टू डेट मैं आपको दूंगा यहाँ से। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ये है आपका हिंदी के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंट का ही पोस्ट है। इसमें आपको दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए इन हिंदी या इंग्लिश, या फिर वाइस वर्सा, हिंदी या फिर इंग्लिश, या इंग्लिश या हिंदी एज ए सब्जेक्ट दोनों ही आपका होना चाहिए। 50% मार्क्स SC/ST कैटेगरी के छात्रों के लिए, यानी कि 50% मार्क्स तो एटलीस्ट होना ही चाहिए SC/ST छात्रों के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं OBC EWS, उनको यहाँ पे देखिए एक डेटा दे दिया गया है कि CGPA में अगर आपका रिजल्ट है तो 6.75 एटलीस्ट मिनिमम आपका होना चाहिए पॉइंट, या फिर 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। 6.25 जो है ये आपका CGPA या OGPA या CPI होना चाहिए 10 पॉइंटर में, तो ये इनके लिए 55% है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 5.75 है तो ये मान के चलिएगा 50% एग्रीगेट ऑफ मार्क्स जो है इनका। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है दोस्तों जनरल OBC और EWS कैटेगरी के छात्रों को लेकर यहाँ से मेंशन किया गया है उनके लिए। ठीक है, मतलब मान के चलिएगा कि 60% एग्रीगेट आपका होना ज़रूरी है। ओके, अब आगे चलते हैं और आगे है आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए 2 फेज में होगा आपका, एक तो होगा रिटन, एक होगा मेंस, और तीसरा फिर आपका जो सेक्शन है वो आपका इंटरव्यू का हो सकता है। तो वैसे देखिए यहाँ पे जो इंटरव्यू का सेक्शन जो है ना अभी इसमें दिया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि ये स्टेट वाइज टोटल वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी अपडेट की गई है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है, इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रखा गया है। यानी कि जो भी पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट का है, इसलिए पीटी और मेंस आपका 2 फेज में एग्ज़ाम होना है। पीटी और जो मेंस होगा आपका बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर की तरह एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पूछे जाएंगे 40, 30 और 30 नंबर के लिए, जहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा हर एक सेक्शन के लिए। यहाँ पे टोटल 60 मिनट का है, कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 20-20 मिनट का तीनों का। आप इसको क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ पार करेंगे तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड किया जाएगा, आगे मेंस के लिए भेजा जाएगा। मेंस में जब जाते हैं तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा आपका, ये डेट आगे आपको अप टू डेट किया जाएगा, जहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, मैथ्स होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस जहाँ पे करंट अफेयर, बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर अवेयरनेस आपको 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। टेस्ट जो होगा आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा एक, जैसे कि बैंकिंग में होता है, तो ये आपका जो है एसी, प्रिस्क्राइब राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग 50 नंबर का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का जो है आपका ये एग्ज़ाम होना है। तो 30 मिनट का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और 90 मिनट का आपका ये जो टाइम है इस मेंस पेपर के लिए दिया जाएगा। कुल मिला के 120 मिनट का ये पेपर आपका होना है। ठीक है, अब हिंदी जो पेपर है आपका डेवलपमेंट असिस्टेंट का, इसमें भी सेम यहाँ पे पैटर्न है आपके एग्ज़ाम को लेकर, जो कि यहाँ पे दिया गया है। दोनों का ही एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है आपको मिलेगी यहाँ पे 10th और 12th के आधार पे, आपका एज ए सब्जेक्ट जो है आपके स्टेट से जुड़े हुए भाषा के आधार पे होना चाहिए। जैसे कि आप बिहार से आवेदन कर रहे हैं तो आपको हिंदी या उर्दू में नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक्चुअली दोनों ही जो एग्ज़ाम होगा आपका बाईलिंगुअल एग्ज़ाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा आपका ये क्वालिफाई नेचर का होगा और इसमें जो है 1:25 बेस जो है कट ऑफ मार्क्स आपका डिसाइड किया जाएगा जितना भी वैकेंसी है उसका। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है आपका, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आते हैं तो स्टेट वाइज जो है आपका मेरिट दिया जाएगा। मैंने क्या बोला कि असिस्टेंट का पोस्ट है तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो है स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट दिया जाएगा आपका, और ये जो है फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, जो भी मेरिट दिया जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन द प्रिलिमिनरी टेस्ट फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर द प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट।
तो जो फेज 1 का एग्जाम है यानी कि पीटी वाला वो मार्क्स क्वालिफाई नहीं करेगा, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाएगा। फेज 2 में जितना नंबर आएगा वही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर आप देंगे यहाँ पे, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर किसी रीज़न से आपका किसी का नंबर जो है टाई करता है तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे उसका चयन किया जाएगा और क्वालिफिकेशन और हायर मार्क्स के आधार पे उसका चयन किया जाएगा। और फिर भी अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका जो एज है उसको लेकर यहाँ पे कैलकुलेट करके फिर आपको कंपेयर किया जाएगा और आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हो सकता है कि बहुत सारे ज़्यादा छात्र का रिजल्ट आ जाए यहाँ पे, तो वेटिंग लिस्ट का भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट भी बाद में जारी किया जा सकता है। 50% ऑफ वैकेंसी जो कि स्टेट वाइज यहाँ पे लिया जाएगा। 3 विल बी द मेंटेन कैंडिडेट विल बी द कंसिडर्ड द अगेंस्ट द नॉन ज्वाइनिंग सेलेक्टेड लिस्ट। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो भी सिलेक्टेड लिस्ट में आते हैं छात्र का जो लिस्ट बनता है, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, बाद में उनका कहीं अगर और कहीं पोस्टिंग हो जाता है या ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह पे वेट लिस्ट जो दिया जाएगा उनमें बाकी छात्रों को चयनित करके बुलाया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी द सब्जेक्ट बीइंग डिक्लेयर मेडिकली फिट होना चाहिए उनका, तभी उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की लेकर बात की गई है तो आपको उससे खुद से पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट में अपना सेंटर देना चाहते हैं, आप अपने स्टेट में ही दीजिएगा। प्रिलिमिनरी का भी मेंस का भी बता दीजिएगा वहाँ पे। और ये सारी डिटेल जो है दोस्तों यहाँ से अप टू डेट किए गए हैं। अब फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के आपको बताएंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पे स्केल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पे स्केल जो है मिनिमम यहाँ पे जो है 14,650, चूँकि असिस्टेंट का पोस्ट है ना, ऑफिसर मतलब इन क्लर्क का पोस्ट है, ध्यान रखिएगा ये पर मंथ होगा। लेकिन प्लस में अलाउंस भी आपको यहाँ मिलना है, तो जो भी अदर अलाउंस मिलेगा वो कुल मिला के यहाँ पे 24,000 या फिर 26,000 की सैलरी आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग सैलरी मिल सकेगी। अलाउंस आपका हो सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है, और भी बहुत सारे अलाउंस होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो यहाँ भी आपको वही सारी चीज़ मिलेगा। अप्रोक्सीमेट तो यहाँ पे 32,000 बोला जा रहा है, लेकिन मान के चलिएगा 26 से 28,000 तक की सैलरी आपकी यहाँ पे इन हैंड बन सकेगी। तो ये एक हो गया सैलरी के बारे में अपडेट दोस्तों, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 7 आप लोग पढ़ के भर सकते हैं। फॉर्म बहुत ही आसानी से भरा जा सकता है इसका, जैसे बैंक का फॉर्म भरते हैं, फोटो का साइज वगैरह मेंशन किया गया है और रिटन जो आपको हैंड रिटन लिख के उसका स्कैन कर लीजिएगा और थंब इम्प्रेशन भी स्कैन कर लीजिएगा अपना एक। और ये क्या लिखना है हैंड रिटन में तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और इसको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद इसको अपलोड करना होगा आपको। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म को जब भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि फ़ीस चार्ज भी लग रहा है आपका यहाँ से। तो फीस चार्ज जो लिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे आपसे 450 रुपये फीस लिया जा रहा है, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। जो छात्र SC ST से हैं, EX से हैं या PWD से हैं, PWBD से हैं, तो उनसे 50 रुपये चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप नाबार्ड के स्टाफ हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपसे मान के चलिएगा 450 रुपये फीस चार्ज है यहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि यहाँ से अप टू डेट किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने वो आपको सारी जानकारी अप टू डेट कर दी जो कि इम्पॉर्टेंट था इस वैकेंसी को लेकर। फिर भी अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आवेदन करते हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। मैंने बोला यहाँ पे स्पेसिफाइड लैंग्वेज के बारे में, तो देख लीजिएगा किस स्टेट से किस लैंग्वेज के बारे में आपका 10th या 12th में एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर बिहार से है तो आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ 10th या 12th में। आसाम से है तो असमी, आंध्र प्रदेश से है तेलुगु, गोवा से है तो कोंकणी, कर्नाटक से है तो कन्नड़। इस भाषा में आपका 10th या 12th में एज ए सब्जेक्ट एक पेपर होना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।